नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एओईओ एग्ज़ाम जो आपका 2021 है, उसका मॉडल पेपर 5। और क्वेश्चन जो अब डिस्कस होंगे वो है आपके 51 टू 60, 51 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु एक्ट एज द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात आती है तो ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय डिफॉल्टर। ठीक है ना। पर आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी रखा जा सकता है। और स्टेट क्या कर सकती है, एक क्या कर सकती है आपका, एक ऑफिसर भी क्या कर सकती है इसके लिए, आपका अपॉइंट कर सकती है। और कुछ रीजनल लेवल्स पे आपके क्या होते हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर भी होते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज। तो लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिव स्टेट्स गवर्नमेंट आर empowered टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज. The respective state government appoint the inspector and other inspecting staffs to make sure the law is enforced. तो वो कर सकती है, इंस्पेक्टर रखा जा सकता है। At the district level, the district magistrate shall be inspector of the factories of his districts. ये समझ में आ गया। बाई डिफॉल्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, आपका इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होता है। Before beginning to occupy or use any premises as a factory, the occupier must give to the chief inspector at least the 30 days prior notice. याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर क्या करना है, ऑक्यूपाई करना है, ठीक है ना, किसी भी प्रीमाइसेस पे किसी फैक्ट्री का, तो कम से कम जो आपका ऑक्यूपायर होगा वो चीफ इंस्पेक्टर को कम से कम 30 दिन की मोहलत तो देगा ही देगा। The act provides that the state government should appoint a certifying surgeon to take care of the health related issue in the factories. ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक सर्टिफाइड सर्जन आपको रखना पड़ता है। खासकर क्या होता है, जो आपका प्रिवेंशन देखने पड़ते हैं, खासकर जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंट एज में होते हैं, 14 से 15, 15 से 16 साल की एज में होता है, तो उनको फिट जब घोषित किया जाता है तभी वो क्या कर सकते हैं, किसी फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो अंग्रेजों के टाइम पे आया था 1881 में। ये जरूर याद कर लेना कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1881 में हुआ था। और ठीक जो हमारा क्या था, स्वतंत्रता के बाद पहला जो हमारा फैक्ट्री एक्ट आया था वो आया था 1948 में। तो लिखा हुआ द हिस्ट्री ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट गोज बैक टू द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. द फर्स्ट factory act in India was passed in the 1881. Due to the stiff competition to the British textile from the India, Britain enacted this law to make the Indian textiles more costly. It was primarily enacted to protect the children and women and to provide the some health and the safety measures. एक चीज थी, देखो कुछ आपके कहते हैं कि प्रोटेक्शन राइट्स मिले थे चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स को, और हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान में रखा गया था। पर एक चीज थी, जो पूरी इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो गई थी, खासकर जो हैंडलूम और हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी। ठीक है ना, जो हथकरघा उद्योग था उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था किसने, आपने, ब्रिटिश ने। या ब्रिटिश जो आपकी क्या थे, बोल सकते पॉलिसीज ने। ब्रिटिश चाहते थे कि जो भारत में आपका क्या होता है हथकरघा का उद्योग है, उसको रिप्लेस किया जाए ब्रिटेन में आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो वहाँ पर मशीनें यूज़ की जाती थी इसके बदले। और खासकर जब यहाँ का सामान जब आपका इंग्लैंड में बेचा जाता था, तो वहाँ पर उस पर कई सारे टैक्सेस या लिवाई ड्यूटीज लगा दी जाती थी, और भारत में भी उस पर काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। आगे लिखा हुआ था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 came into force on the 1st of April 1949. It's subject to regulate the condition of the work in a manufacturing establishment. According to section 2M, ये याद कर लेना, सेक्शन 2M ऑफ दैट फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसेस देयर ऑफ। तो कौन कौन से हो सकते हैं फैक्ट्री में, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, सेक्शन 2M में लिखा हुआ है। जस्ट लिखा हो, वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी डे ऑन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। अगर 12 महीने में, पिछले 12 महीने से 10 और 10 से ज़्यादा अगर वर्कर काम करते हैं, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बीइंग कैरिड, जहाँ पर क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, विद एड ऑफ द पावर, जहाँ पर क्या आपकी पावर एड ऑन है, बिजली के द्वारा कोई संयंत्र चलाया जाता है, तो उसके लिए एक कंडीशन है। सेकंड है कि अगर 20 और 20 से ज़्यादा है, फिर वही 12 मंथ का क्राइटेरिया बना रखा है। पर यहाँ पे आपका क्या है, विदाउट द एड ऑफ द पावर। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड नहीं होगी। प्रीमाइसेस देखें तो मीन्स ओपन लैंड और लैंड विद द बिल्डिंग और द बिल्डिंग अलोन, ये हो सकती है। और प्रेसेंस देखा जाए तो इट इज़ यूजली अंडरस्टूड एज अ स्पेस इनक्लोज बाय द वॉल्स। बात समझ में आई, बिल्डिंग उसे मान लिया जाएगा जो चारों तरफ से आपकी क्या होगी, दीवारों से घिरी होगी, तो वो बिल्डिंग का क्या आपका मेजरमेंट है। अच्छा, द टर्म फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड, अच्छा फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से नहीं आते, जो आपके फैक्ट्री एक्ट है 1948, वो कभी उसे आपका मतलब इसको सबमर्ज मत कर देना। माइन जो आपका क्या था, इंडियन माइंस एक्ट था 1952, ये अलग है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म फोर्सेज, मोबाइल यूनिट होता है मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है और आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगी। रेलवे रनिंग सेड आ गए, होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेसेस आ गए, ये आपके फैक्ट्री एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। पूछा जा सकता है
कौन से आपके क्या है, बोल सकते हैं कि कौन से आपके एक्ट है या कौन से आपका बोल सकते हैं कि आपके एरियाज है जो इसके अंतर्गत नहीं आते। तो ये आपने याद रखना है, होटल रेस्टोरेंट रीडिंग प्लेसेस हो गए, रेलवे से रनिंग सेट्स हो गए, मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेज हो गया, आपका इंडियन माइंस एक्ट आ गया 1952, तो ये अलग है। अच्छा लिखा हुआ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू फ्रेम द रूल्स रिगार्डिंग द अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। याद रखना कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है आपका फैक्ट्रीज, तो इसमें जो पावर होती है वो किसके पास होती है, स्टेट्स के पास। आजकल पिछले साल से आप देख रहे होंगे कई सारे माइग्रेटेड जो आपके क्या थे लेबर्स थे, जो महाराष्ट्र वगैरह में जॉब करते थे, वो वापस आए थे उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश बिहार के थे। तो बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए क्या बनाया, अलग से रूल एंड रेगुलेशन सब बना लिए हैं। वर्किंग आवर्स की अगर बात करें, वर्कर कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर द मोर देन द 48 आवर्स अ वीक। याद रखना कि कोई भी आपका क्या होगा, अगर वर्कर होगा उसे एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा वर्क करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। 48 घंटे क्या होगा आपका फिक्स्ड होगा। और याद रखना कि ये पॉलिसी भी लाई जा रही थी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये पिछले वाले में बता चुका हूँ ये सारा, कि 48 घंटे क्लियर है कि 7 दिन में 48 घंटे काम करना है। अब आप जानते हैं एक दिन तो छुट्टी होती है, और तो 48 6 में बांटना होता है, तो 8 6 48 मतलब 8 घंटे पर डे आपको काम करना होता है। बात समझ में आई। अब इसको तो कई जगह जैसे ये पॉलिसी के बारे में सोचा जा रहा था कि 48 घंटे को ये भी कर सकते हैं कि 4 दिन आपने काम किया और 3 दिन आपने छुट्टी रखी। तो 4 दिन काम किया 3 दिन छुट्टी रखी, तो यहाँ पर तो सारे लोग बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी वाली बात हो गई कि वीकेंड्स पे छुट्टी पड़ जाएंगे सारी, ठीक है ना। 3 दिन की छुट्टी शुक्र शनि और रवि की पड़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं था। फिर आपको 4 दिन में 48 घंटे निपटाने पड़ेंगे, और 48 घंटे निपटाओगे तो एक दिन में 12 घंटे निपटाने पड़ेंगे आपको, तो काम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि जो अभी आपका बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया सेट हो रखा है कि एक हफ्ते में कम आपको कितना है काम करवाया जा सकता है, तो 48 घंटे ही करवाया जा सकता है, ठीक है ना। आपको फोर्स नहीं किया जा सकता इससे ज़्यादा घंटे काम करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट लिखा, ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड मोर देन द 9 आवर्स इन अ डे। और उस व्यक्ति को 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करवाया जा सकता। कम से कम उसे आधे घंटे का रेस्ट देना होगा आपके प्रत्येक 5 घंटे में। बात समझ में आ गई। तो ये आप याद कर लेना, 48 आवर्स अ वीक, 9 आवर्स अ डे, और हाफ एन आवर रेस्ट इन द आफ्टर द 5 आवर्स। हर 5 घंटे में आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। अच्छा लिखा, अ वीकली हॉलीडे इज कंपलसरी। एक दिन छुट्टी होनी क्या है, कंपलसरी है। इफ ही आस्क टू वर्क ऑन अ वीकली हॉलीडे, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसे काम करना है, काम कर लेगा। जैसे रविवार मान लीजिए संडे को उसको कोई काम नहीं है, तो अगर वो संडे को काम करना चाह रहा है तो कर सकता है, और उसे किसी और दिन छुट्टी चाहिए तो उसे मिलनी चाहिए। तो ये लिखा, इफ ही आस्क टू वर्क ऑन द वीकली हॉलीडे ही शुड हैव अ फुल हॉलीडे ऑन वन ऑफ द 3 डेज इमीडिएटली और आफ्टर द नॉर्मल डेज ऑफ द हॉलीडे। तो अगर संडे को छुट्टी है तो मंडे को छुट्टी ले सकता है, ट्यूसडे को ले सकता है, और वेडनेसडे को ले सकता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ, द टोटल पीरियड ऑफ द वर्क इंक्लूड रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन द 10:30। अच्छा 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और ऑफिस में किसी व्यक्ति को 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते, जिसमें उसका क्या इंटरवल पीरियड भी आपका क्या होगा, रेस्ट इंटरवल पीरियड भी आपका शामिल होगा। नेक्स्ट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द ओवर टाइम वेगस इफ अ वर्कर वर्क्स बियॉन्ड द 9 आवर्स अ डे और द 48 आवर्स। तो उसके लिए क्या होगा, ओवर टाइम वेगस मिलेगा, उसे बोनस मिलेगा, बोनस नहीं यार, बोनस गलत बोल दिया, ओवर टाइम वेगस मिलेगा, ओवर टाइम सैलरी मिलेगी। उसके लिए उसे अलग सैलरी देनी पड़ेगी अगर वो काम करना चाह रहा है, या फिर उसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है, ठीक है। और ओवर टाइम पूरी तरीके से किस पे क्या बोलते हैं आपका डिपेंड करता है, तो एम्प्लॉय पे करता है, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइडिंग द रेस्ट रूम, शेल्टर, कैंटीन, एम्बुलेंस एंड द क्रैचे फैसिलिटी इन द लार्ज फैक्ट्रीज। लार्ज फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें होनी चाहिए। मोर फॉर द 1000 और मोर वर्कर्स देयर शुड बी द सेफ्टी ऑफिसर। और 1000 पे आपका क्या होना चाहिए, एक सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रोवाइड द एनुअल लीव विद द वेगस एट द रेट ऑफ द 1 डे फॉर द एवरी 20 days ऑफ द वर्क परफॉर्म, प्रोवाइडेड दैट ही हैड वर्क फॉर 240 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा जिस व्यक्ति को लगभग पिछले साल 240 या 240 से अधिक दिन हो चुके काम करते करते, तो उसको 20 दिन के रेशियो में 20:1, मतलब अगर उसने 20 दिन काम किया है तो उसको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना। इस जो वीकली हॉलीडे उससे अलग। बात समझ में आ गई। मतलब अगर आप मान के चलिए तो हर 100 दिन पे उसे 5 छुट्टियां मिलेंगी अलग से, हर 100 दिन में 5 छुट्टियां अलग से मिलेंगी। और अगर मैं 365 का अगर आप देख लूँ तो 365, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी आपकी लगभग, तो मैं इंटू कर लूँगा, ठीक है ना। 3.65 से तो 5 या 15, और लगभग 16-17 दिन की आपकी कितनी हो जाएगी, 17 दिन के आसपास आपकी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हॉलीडे आप रख सकते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा होता है, ये मिलती है
एक्स्ट्रा हॉलीडेज मिलती हैं आपको, तो पूरे साल में आपको 17 लिविंग पीरियड मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑन द चाइल्ड एडोलेसेंट, ये भी पढ़ा चुका हूँ कि 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा, अगर 14 साल से बड़ा है तो 14 साल से 18 साल तक के बच्चों को हैजार्डस वर्क नहीं कराया जा सकता, ऐसी फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा जहाँ पे खतरा है। हाँ, कुछ आपके माइल्ड जो काम हो सकते हैं वो बच्चों से कराया जा सकता है। अगर मान लो बच्चा कितने साल का, 14 से 15 साल का है, तो याद रखना उसे 4.5 घंटे तक ही आप काम करा सकते हैं एक दिन में, जबकि जो आपके एडल्ट्स हैं उनके लिए कितना आपका 9 घंटे आप काम करवा सकते हैं, और 10.5 घंटे आप ऑफिस में इससे ज़्यादा किसी को नहीं बिठवा सकते। जिसमें आपका क्या है, बोल सकते हैं जो आपका इंटरवल है बीच का रेस्ट टाइम वो भी इंक्लूडेड होता है। दूसरी बात, 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराओगे। दूसरी बात यह है कि नाइट को काम करवा सकते हो, पर नाइट को 10 बजे से पहले पहले उन्हें छोड़ना होगा, जैसे महिलाओं के साथ होता है कि नाइट शिफ्ट नहीं होगी मेनली, मुख्यतः। दूसरी बात है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक, ये एएम है, पिछली बार भी गड़बड़ हो गया था, एएम है, तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई काम नहीं करवाया जाएगा। ही शुड बी सर्टिफाइड फिट बाय द सर्टिफाइड सर्जन। अच्छा, ये सर्टिफाइड सर्जन हर जगह रखा जाता है, हर फैक्ट्री को रखना पड़ता है अपने पास, और ये क्या करता है कि एडल्ट्स के लिए तो आपको कुछ रखना नहीं पड़ता, पर खासकर जो एडोलेसेंट होते हैं 14 से 15-16 साल के बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है, एक सर्टिफिकेट बनता है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है, तो उसको जैसे वो अप्रूव कर देगा उसके बाद वो क्या कर सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है किसी फैक्ट्री में। आगे लगा नोटिस ऑफ द एनी एक्सीडेंट कॉजिंग द डिसेबलमेंट ऑफ द मोर देन द 48 आवर्स, डेंजर्स ऑक्यूरेंस एंड एनी वर्कर कॉन्ट्रैक्टिंग द ऑक्यूपेशनल डिसीजेस शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर। 48 घंटे के अंदर अंदर किसको सूचित करना पड़ेगा, फैक्ट्री के इंस्पेक्टर को आपको सूचित करना पड़ेगा। और ये कौन हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है। इन केस ऑफ द एनी एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, द अथॉरिटी कंसर्न टू मेक द इंक्वायरी विद इन अ मंथ टू ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस। अब याद रखना कि अगर कोई किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो पूरा यानी कि एक महीने के अंदर इसका पूरा जितना भी हो सकता है प्रोसेस है, इंक्वायरी है, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगली का इंपॉर्टेंट शेड्यूल इन एक्ट, ये जो आपका एक्ट है 1948 का, इसके तहत आपको याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल जो था वो हैजार्डस प्रोसेस उसमें आती है। सेकंड वाले में आपका क्या आता है, प्रीमाइजेबल लेवल ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इन द वर्क एनवायरनमेंट आता है, जबकि थर्ड वाले में लिस्ट ऑफ द नोटिफिकेबल डिसीज आपकी आती है। तो ये आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट में हैजार्डस वर्क, दूसरे में आपका प्रीमाइजेबल लेवल ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इन द वर्क एनवायरनमेंट आता है, तीसरे में लिस्ट ऑफ द नोटिफिकेबल डिसीजेज आ जाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो याद रखना आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 पहला कब आया था, 1881 में, ठीक है ना। माइंस एक्ट कब आया था, 1952 में। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द रिलेशन टू द कंडीशन ऑफ सर्विस सब्सिक्वेंट टू द एम्प्लॉयमेंट सच एज द प्रमोशन ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। मतलब दोनों को समान वेतन मिलेगा, प्रमोशन ट्रांसफर ट्रेनिंग समान होगी। ये कौन बोलता है, तो आप एलिमिनेशन से आराम से कर सकते हैं। देखो, पेमेंट ऑफ वेगस, इसमें तो आपको वेतन की बात हो रही है, मिनिमम वेगस न्यूनतम वेतन मान की बात हो रही है, बोनस की बात हो रही है, तो ये तीनों हो नहीं सकते। देखो चौथा लिखा इक्वल रिम्यूनरेशन, बराबर, ठीक है ना। तो यही आपका एक्ट है, और बाकी आप लिख लेना, पेमेंट ऑफ वेगस एक्ट 1936 में आया था, मिनिमम वेगस एक्ट 1948 में आया था, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में आया था, और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आपका 1976 में आया था। तो यही आपका आंसर है। पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 जो बाद में जाके आपका अमेंडेड हुआ था, जिसको काफी ज्यादा क्लियर किया गया था 1987 में, अमेंडेड टू द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन द रिलेशन टू द कंडीशन ऑफ द सर्विस सब्सिक्वेंट टू द एम्प्लॉयमेंट सच एज द प्रमोशन ट्रांसफर एंड ट्रेनिंग। बात समझ में आ गई। अच्छा, लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, तो लिखा हुआ है द एक्ट इज इन द लाइन विद द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन आपका 1951 का था, C100 ऑफ द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज रैटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द 1985। भारत सरकार ने इसे कब आपका रेटिफाई कर दिया था, मतलब इसको मानने से आपका हामी भर दी थी 1958 में। द एक्ट हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट मींस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज इवन इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर आता है, सेक्शन 4 आता है, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो आपका बोला जाता है आज भी भारत में इक्वेलिटी नहीं मानी जाती है काम के मामले में, महिलाओं और पुरुषों के मामले में, चाहे आप कितने भी एक्ट ला चुके हैं अभी कई सारी दिक्कतें परेशानियां आपको देखने को मिलती है। कई सारे लोग तो महिलाओं को रखते नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए खासकर आपका प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो फिर भी चलो ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो गवर्नमेंट की तो हो जाती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने आपका मैटरनिटी जो लीव है, मैटरनिटी लीव को कितना कर दिया है, पहले 24 था, पहले 20 था, फिर 24 के अब 26 वीक कर दिया है। मतलब 26 वीक तक महिलाओं को क्या मिलेगा, बिल्कुल क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी 26 वीक तक। आप जानते हैं मैटरनिटी जो आपका क्या होता है,
गर्भावस्था काल होता है, गर्भावस्था काल को इंग्लिश में मैं भूल गया क्या बोलते हैं, पर वो होता है लगभग आपका 40 वीक के आसपास। लगभग कितना होता है, 40 वीक के आसपास होता है। 40 वीक 40 वीक क्यों बोल रहा हूँ मैं, 40 वीक ना, तो 40 वीक है तो 7 से इंटू करूँगा, 7 चौको 28, 200, हाँ ये हो गया, 9 3 27, हाँ लगभग इतना ही होता है, 40 वीक के आसपास होता है, 40 39 वीक के आसपास होता है। तो उनमें से क्या है कि 26 वीक आपको किस में मैटरनिटी लीव दी जाती है महिला को, और एक एक्सटेंशन आपको और दिया जाता है 1 मंथ का, आपको और मिल जाएगा, मतलब आपको 4 वीक का और मिल सकता है। मतलब मोटा माटी एक महिला को 30 वीक की छुट्टी मिल सकती है और उसे उसका वेगस पूरा मिलेगा। तो कई सारी जो कंपनीज होती हैं वो डरती है इस मामले से कि बोल के 30, अब उसे बिल्कुल का, अब देखो 30 आप जानते 30 वीक हो जाएंगे लगभग लगभग आपके, मान के चलो तो ये हो जाएंगे आपके, 4 से भाग दे दोगे तो 7 चौको 28, लगभग हो जाएंगे ये 7 महीने। तो 7 महीना बिना किसी यानी कि आउटपुट के, किसी महिला को कोई आउटपुट तो आ नहीं रहा, तो बिना किसी आउटपुट के फैक्ट्रीज को भी ये लगता है बोल के दिक्कतें हो जाती हैं कि बोल के इस महिला को रखना है कि नहीं रखना काम पे, तो कई सारी दिक्कतें हो जाती हैं। फिर भी सरकार ने कई सारे क्या कर रखे हैं, अगले प्रावधान रखे हुए हैं। तो लिखा हुआ है, चलो मैं आगे चलता हूँ, लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे द इक्वल रेम्युनरेशन ऑफ द मैन एंड द वुमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर। नो एम्प्लॉयर सेल बी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, नो एम्प्लॉयर सेल बी लेस रेम्युनरेशन और द रिड्यूस द रेट ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ द वर्कर्स ऑफ द अपोजिट जेंडर परफॉर्मिंग द सेम वर्क ऑफ द सिमिलर नेचर। कोई भी क्या नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता अपोजिट जेंडर के लिए, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, before the commencement of this act, if the rates of the remuneration for the men and women workers are different, अगर अलग है only on the ground of the gender, then the highest of the such rates shall be the rate of the remuneration. अच्छा आगे लिखा हुआ है, to maintain a proper register and the other such document in relation to workers employed by him as may be prescribed. Section 5 में लिखा हुआ है, state that there shall be no discrimination while the recruiting men and women workers. There is a provision under the section 6 for the constituting the advisory committee to the increased employment opportunity for the women. उनको भी बराबर क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। सेक्शन में क्या लिखा हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखना। सेक्शन 4, 5 and 6 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी किस तरीके से होगा, देखो लिखा हुआ है, इट इज अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ द एटलीस्ट 10 people nominated by the appropriate government. Among these nominated member, 1/2 must be women. इसमें क्या होंगी कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे 10 रख सकते हैं कम से कम, और 10 में से अगर आप 10 रखते हैं तो कम से कम आपके हाफ क्या होंगी, वुमेन्स होंगी, मतलब 5 आपकी महिलाएं होंगी। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्प्यूट सेटलमेंट आता है आपका, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द लेबर ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड टू हियर एंड डिसाइड द कंप्लेंट। याद रखना लेबर ऑफिसर से नीचे कोई भी नहीं देखेगा। एन अथॉरिटी विद द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर रिलेटेड टू दिस एक्ट। तो जो पावर रखती है ऐसे अथॉरिटी जिसकी पावर है लगभग सिविल कोर्ट के बराबर, तो इस मैटर को देख सकती है। एंड अपील अगेंस्ट इट्स ऑर्डर में रेफर टू द एपेलेट ऑथोरिटी विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। चलो आगे चलते हैं, 30 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर सेल बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर फॉलोड। दे आर वेस्टेड विद द पावर टू इंस्पेक्ट, एग्जामाइन एंड कलेक्ट द एविडेंसेस एंड द अदर एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू फॉलो द रूल्स ही शैल बी पनिशेबल विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट और द फाइन बोथ डिपेंडिंग। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, या दोनों चीज़ें उसको हो सकती है। तो ये आपने याद रखना कि कौन सा आपका इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 जो 87 में आपका क्या हुआ था, आपका अमेंडेड हुआ था, इसके तहत ये प्रावधान किए हैं, ठीक है ना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आपका इक्वल जो बोल सकते हैं ना कि आपका महिलाओं की जो इक्वल राइट्स है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने मिलते हैं, ये देखने मिलते हैं आपको यूरोपियन नेशंस में, खासकर जो स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है ना, फिनलैंड, इस तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनी एप्लीकेशन रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ द ड्यू बोनस फ्रॉम द एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉय मस्ट बी मेड विद इन व्हाट टाइम। तो लिखा हुआ है कि भाई जो आपका बोनस है वो किस टाइम तक एम्प्लॉय को मिल जाना चाहिए एम्प्लॉयर के थ्रू। तो इसकी डेट सेट कर रखिए भाई कि 1 साल के अंदर आपको क्या कर देना होगा, उसे दे देना होगा। बात समझ में, 1 साल का पीरियड इसके लिए रखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट अगर देखिए लिखा विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द विच द मनी बिकेम द ड्यू टू द एम्प्लॉय। डिस्प्यूट सेटलमेंट देख लेते हैं, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये किस में आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आता है। अ डिस्प्यूट ऑफ द एन इंडिविजुअल वर्कमैन
विद रिस्पेक्ट टू बोनस कैन नॉट बी कंसिडर एज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। याद रखना कि बोनस वगैरह को इससे अलग रखा जाता है, बट ही कैन रेफर टू द डिस्प्यूट टू द लेबर कोर्ट। पर क्या कर सकता है, वो लेबर कोर्ट में जा सकता है अपने बोनस के लिए कि भाई मुझे बोनस नहीं मिला, इस काम के लिए मुझे बोनस मिलना था, दिवाली में बोनस मिलना था, होली में मिलना था, नहीं दिया गया, ठीक है ना। तो कहाँ पे शिकायत कर सकता है, लेबर कोर्ट में कर सकता है इसकी शिकायत। एनी एप्लीकेशन रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ द ड्यू मस्ट बी विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द मनी बिकेम द ड्यू टू द एम्प्लॉय। जिस दिन आपका एम्प्लॉय को, जो आपका क्या था, कर्मचारी था, उसे पे होना था, 1 साल के अंदर उसे वो बोनस मिलना चाहिए किसी भी हालत में। इफ एनी पर्सन वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ही इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 6 मंथ और विद इन द फाइन और बोथ। अगर कोई इसका वायलेशन करता है इस लॉ का, तो 6 महीने की जेल हो सकती है, ठीक है ना, और या तो उसे फाइन पड़ेगा या दोनों हो सकती है। अच्छा देख लेते हैं फीचर्स, देख लेते हैं इस एक्ट के। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, द लॉ इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में क्या आपका लागू है। इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल द फैक्ट्रीज, सारे फैक्ट्रीज में आपका लागू है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उन फैक्ट्रीज में लागू है जहां पर 20 से ज़्यादा आपके क्या एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयज काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अकाउंटिंग ईयर जो है अकॉर्डिंग टू द एक्ट मीन्स, अकाउंटिंग ईयर आप जानते हैं मेनली जो होता है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वही रखा जाता है अप्रैल टू मार्च। अच्छा आगे लिखा हुआ है, इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेशन द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच द बुक्स एंड द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर टू बी क्लोज्ड एंड द बैलेंस। ये समझ में आ गया कि जो आपका क्या होता है, अगर कॉर्पोरेशन का देखा जाए तो बुक्स एंड अकाउंट जो आपका क्लोज होता है मेनली आपका 31 मार्च को आपको क्लोज करना होता है मेनली। तो ये रखा हुआ है, ये रख सकते हैं। इन रिलेशन टू अ कंपनी द पीरियड इज रिस्पेक्ट ऑफ द विच एनी प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी लेड बिफोर इट इन द एनुअल जनरल मीटिंग इट मेड ऑफ। अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका निस्तारण कहाँ पे किया जाएगा, जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है फैक्ट्रीज की, वेदर दैट पीरियड इज अ ईयर और नॉट। बात समझ में आई। अब एनुअल जनरल मीटिंग कभी भी हो सकती है, वो 1 साल में भी हो सकता है 1 साल से ज़्यादा, या फिर 1 साल से पहले भी हो सकती है। इन एनी अदर केसेस देखें तो द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, ये हो सकता है मेनली जो होता ही है आपका। और दूसरा हो सकता है इफ द अकाउंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर देयर ऑफ आर क्लोज्ड एंड द बैलेंस ऑन एनी डे अदर देन द 31st डे ऑफ द मार्च। याद रखना कि 31 मार्च को, क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम होता है, तो इसको छोड़कर किसी भी दिन हो सकता है। देन एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयर द ईयर एंडिंग ऑन द डे ऑन विच इट अकाउंट्स आर सो क्लोज्ड एंड द बैलेंस। तो कभी भी कर सकता है, कब कर सकता है, जब क्या हो जाए, अकाउंट्स क्लोज हो जाए या बैलेंस कर दिया जाए। अच्छा एलिजिबिलिटी फॉर द बोनस देखें तो एवरी एम्प्लॉयज इज एलिजिबल टू रिसीव अ बोनस प्रोवाइडेड ही हैज वर्कड इन द कंपनी फॉर नॉट लेस देन 30 डेज। याद रखना कि वो हर व्यक्ति क्या कर सकता है, बोनस के लिए बोल सकता है आपका क्या होगा, एलिजिबल होगा, जो कम से कम उस कंपनी में 30 दिन से ज़्यादा काम कर चुका है। 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एम्प्लॉय विद द मंथली सैलरी अप टू द 10,000 बट 2015 अमेंडमेंट रेज्ड द लिमिट टू 21,000 पर मंथ। याद रखना पहले ये 10,000 रुपये था, अगर किसी व्यक्ति की 10,000 सैलरी है तो वो इसको क्या कर सकता था, क्लेम कर सकता था। पर 2015 में जब अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में, तो उसके बाद इसको आपका 21,000 पर मंथ कर दिया गया। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, an employee is not eligible for the bonus if he is terminated on the account of the fraud। किस व्यक्ति को बोनस नहीं मिलेगा, अगर उसे टर्मिनेट किया गया है, उसने फ्रॉड किया है, चोरी की है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसे नहीं मिलेगा। टेम्पररी एम्प्लॉयज, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज, अप्रेंटिस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट। याद रखना ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है गड़बड़ करने के लिए, ठीक है ना, और एक गलती होगी। अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉय भी है, जैसा आपका मनरेगा के अंदर आ जाते हैं, आपका रमसा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, तो कई सारी जो आपकी क्या होती हैं कि अब जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि 1 साल के लिए तो रखते नहीं है, 11 महीने के बाद क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। 11 मंथ का क्या होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है संविदा वगैरह पे। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जब इनके लिए भी क्या होते हैं, ये लॉज होते हैं, इनको भी बोनस मिलता है। बात समझ में। तो टेम्पररी एम्प्लॉय आ जाए, चाहे आपका चाहे पार्ट टाइम एम्प्लॉयर आ जाए, चाहे कोई अप्रेंटिस भी कर रहा है, कि अगर वो ट्रेनिंग अपनी पूरी कर रहा है या ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहा है, तब भी उसको बोनस मिलेगा। इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू द पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट हैविंग एटलीस्ट 40% ऑफ द कैपिटल हेल्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो किन के लिए भाई, कम से कम जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पर भी कितना है, जहाँ पर कैपिटल जो है किसके हाथ में, कम से कम 40% किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या आरबीआई के पास। अच्छा एम्प्लॉयज ऑफ द एलआईसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ, यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोनस अंडर दिस एक्ट। कौन से नहीं है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये वाला है आपका।
एक आपने ये वाला याद करना है कि 21,000 मेन की पॉइंट उठाना है आपने। जैसे ये देखो, नॉट लेस देन 30 डेज, आप 31 डे यानी कि 31 मार्च को नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एम्प्लॉयज ऑफ द LIC, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन आर नॉट इंटाइटल्ड टू अ बोनस अंडर दिस एक्ट। बात समझ में, उनको इसके अंदर नहीं लाया गया, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम बोनस कितना हो सकता है। मिनिमम पेमेंट ऑफ द बोनस शुड नॉट लेस देन द 8.33% ऑफ द वेजेस। जितनी भी सैलरी मिल रही है उसका 8.33% से कम आप बोनस नहीं दोगे। मान लो 8.33, मान लो कि 1,000 रुपये था, 10,000 रुपये था, 10,000 किसी की सैलरी थी, तो इसका अगर मैं 8.33% निकालूं, तो 8.33% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका लगभग, तो मैं देखूंगा तो ये 833 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 833 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपये हो जाएगा ना। 100 पे कितना 8.33, आपका 1,000 पे कितना 83.3, और 10,000 पे कितना, तो आपका जो बोनस होगा वो 833 रुपये से कम नहीं हो सकता 10,000 की सैलरी पे। समझ में आ गई बात। अच्छा, तो कम से कम 833 रुपये तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा, मैक्सिमम बोनस कहाँ तक जा सकता है, 20% तक जा सकता है। 10,000 का 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो आपको 2,000 रुपये तक भी दिए जा सकते हैं मैक्सिमम बोनस। कैलकुलेशन ऑफ द बोनस किस हिसाब से भाई, तो वही आपका 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें, व्हेन द वेजेस ऑफ द सैलरी एक्सीड द ₹7,000 मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, द बोनस विल बी पेबल ऑन द ₹7,000 और द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। जो भी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर्मूला क्या बना रखा है भाई, बोनस जो होगा वो बेसिक सैलरी होगी, और जो आपका DNS अलाउंसेज होगा 12 महीने का, उस पर आपने क्या 8.33% निकाल देना है, आपका निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। द बोनस इज टू बी पेड फ्रॉम द एलोकेबल सरप्लस विच इज 67% ऑफ द अवेलेबल सरप्लस इन केस ऑफ द कंपनी एंड द 60% इन अदर केसेस। अच्छा देखो, कंपनी के केसेस में आपका 67% होगा, अदर केसेस में आपका क्या होगा, तो ये आपने देखना 60% होगा जो सरप्लस है आपका। द बोनस शैल बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ द 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो पेड होना चाहिए कम से कम 8 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, बोनस आपका पेड हो जाना चाहिए। पर कहाँ तक जा सकता है, 1 साल तक आप ले जा सकते हैं। द एम्प्लॉयर इज ऑथराइज टू डिडक्ट द प्रोपोर्शनेटेड अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लॉसेज इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम द बोनस। इट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेंटेन अ रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्लांट फॉर द प्लांट्स। तो लिखा टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स। अब तक तो समझ में आ रहा है, तो लास्ट पढ़ लेते हैं। देखो, द फंक्शन ऑफ द रूट्स, ये बोल रहा है कि जड़ों का काम क्या है, टू गिव द सपोर्ट टू द प्लांट। बिल्कुल सही है। कई ऐसे आपके क्या होते हैं, पेड़ होते हैं जिनका सपोर्ट सिस्टम किन पे करता है, उनकी जड़ों पे करता है। खासकर जैसे आपका बनियान ट्री आ गया। बनियान ट्री मतलब होता है आपका बरगद का पेड़। आपने देखो बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे ऊपर से आती हैं और फिर नीचे की तरफ जाती हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ पे क्या होती है, जो जड़ें होती है बाहर निकल कर क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को। वैसे प्लांट का जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो कौन होता है, शूट सिस्टम होता है, जो उसका तना होता है, ठीक है ना। टू प्रोवाइड द ह्यूमस। अब शायद से ह्यूमस मैंने इस वाले में पढ़ा रखा है, या फिर शायद से मैं एक दूसरा पेपर करवा रहा था, वो था उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा। तो ह्यूमस वो पूछ रहा था ह्यूमस क्या होता है। एक्चुअल में ह्यूमस एक आपका क्या होता है, रिच होता है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में। इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों होता है भाई इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, और ये सॉइल को क्या करता है, बेहतर बनाता है। इसका काम होता है सॉइल को क्या करना, बेहतर बनाना। तो होता क्या ह्यूमस, ह्यूमस दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक ये आपका फॉसिल्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके फॉसिल्स होते हैं, ठीक है ना, फॉसिल्स होते हैं। पर ये फॉसिल्स कहाँ, बहुत नीचे तक नहीं जाते। ये आपके जो बिल्कुल कैसे होते हैं, लेटेस्ट फॉसिल्स होते हैं, उनको रखा जाता है। जैसे आपका प्लांट हो गया, प्लांट क्या हो गया, सड़ गल गया, सड़ गल गया तो उसका क्या बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है। एनिमल है, कोई चीज़ है सड़ गल गई, यानी कि क्या हो गया, डिकम्पोज हो गई, मर गया, फिर उसके बाद डिकम्पोज हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, वो उसका क्या हो जाएगा आपका, सड़ गल के जो चीज़ बन जाती है ह्यूमस बन जाती है। तो इनमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट मोड में लाता है ये। तो ह्यूमस ये किसका, जड़ों का काम नहीं है। जड़ों का काम आपका ह्यूमस प्रोवाइड करना नहीं होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। टू स्टोर द फूड, बिल्कुल सही है। कई सारे ऐसे आपके वैसे तो स्टोरिंग का काम किसका होता है, आपका पत्तियों का होता है। पत्तियां क्या बनाती है, आपका खाना बनाती है, स्टोर भी करती है। पर कुछ ऐसे आपके बोल सकते हैं आपके प्लांट होते हैं जहाँ पर क्या होता है, आपका जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। खासकर जैसे आपके जो जमीन के नीचे लगते हैं, जैसे गाजर हो गई, आपकी मूली हो गई, तो ये सारे जो होते हैं ये फूड स्टोरिंग का काम किनका होता है, रूट्स का ही होता है। अच्छा, टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स, तो ये हरी जगह होता है। जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये किसका काम होता है, आपका रूट्स का काम होता है। तो तीसरा भी आपका सही है। तो ए बी गलत है, सी सही है, डी सही है। तो ए सी डी आपका सही बन गया।
पढ़ लेते हैं, देखो लिखा, रूट्स आर द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द मिनरल्स, प्रोवाइडेड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कैरेट रेडिस आ गया आपका, एंड द सिंथेसाइज ऑफ द पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। समटाइम रूट्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन लाइक द स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी कर सकता है, रेस्पिरेशन, क्लाइंबिंग, ये सारा काम होता है। दीज टाइप ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड द मॉडिफाइड रूट्स। अगर जो बाकी काम भी कर सकते हैं, केवल वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन ना करके बाकी काम भी अगर कोई कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। तो इनमें अगर देखिए बनियान ट्री है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट देते हैं आपके, इसमें क्या होते हैं, रूट जो होती है आपकी, मॉडिफाइड रूट्स होती है, वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट को। आपने देखा होगा जो कौन सा पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, तो आपने जड़ें देखी होंगी, ऊपर से आती हैं, ऊपर से घूम के नीचे की तरफ आती हैं, सपोर्ट देती हैं एक हिसाब से किसको, पेड़ को। अच्छा, जैसे आपके कौन सा हो गया, निमेटोफोरस हो गया, राइजोफोर हो गया, आपके कौन सा मैंग्रोव प्लांट्स हो गए, तो ये रेस्पिरेशन के लिए आपका किसका यूज करते हैं, रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, करते कि नहीं करते। जैसे मैंग्रोव वन है ना जो आपके, वहाँ में सुंदरी नामक वन के पाए जाते हैं, आपके पेड़ पाए जाते हैं, उन्हें निमेटोफोरस बोला जाता है। निमेटोफोरस आपके ट्री बोले, निमेटोफोरस होता है कि उनकी जो जड़ें होती है, जैसे ये पेड़ है, ये आपका पेड़ है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पानी होता है। आप जानते हैं कि जो ज़्यादातर मैंग्रोव वन्स हैं वो पाए जाते हैं डेल्टाइक रीजन में, जैसे सुंदरवन है, तो सुंदरवन वहाँ पे क्या होता है, डैम्प होता है, डेल्टा होता है, जहाँ पे आपका क्या मिट्टी वगैरह और जितने भी आपके क्या अवसाद वगैरह लेके आती नदियाँ, और जो जहाँ पे कनेक्ट होती है कहाँ से, सागरों से। आपका क्या होता है, माउथ जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका कैसा वाटर आ जाता है, सलाइन वाटर आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डैम्प होती है सरफेस, कैसी होती है, डैम्प, ये पानी से घिरा रहता है। तो जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या होती है, बाहर ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाती हैं, ऐसे पानी से बाहर आ जाती है, उस दलदली सतह से बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है, सांस लेने के लिए। तो उसमें आपके कौन सा जाता है, इन्हें बोला जाता है निमेटोफोरस, आपके क्या रूट्स। तो ये आपने याद रखना है। तो सपोर्ट तो देते देते हैं, फूड को भी स्टोर कर सकते हैं, और वाटर और मिनरल्स तो आपका नॉर्मल ही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड द वाटर। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपका मैं एक चीज बताऊँ, जैसे मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको, एक होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किस में यूज होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में एक में, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है आपका, ये यूज़ किया जाता है आपका, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है आपके किस में, क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल के जो आपके क्या निकलते हैं, जितने भी आपके सब्सटेंसेज निकलते हैं, चाहे वो आपका क्या हो, पेट्रोल, डीजल हो या कैरोसिन वगैरह जो भी हो, तो ये क्रूड ऑयल का फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका डिफरेंट टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका क्या कर दिया जाता है, आपके सब्सटेंसेस को निकाल दिया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का में क्या होता है आपका, सेपरेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टिलेशन यूज होता है, बॉइलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, मान लीजिए किसी वाटर में सॉल्ट है, आप बॉयल करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या हो जाएगा आपका, वेपर बन जाएगा, और जो सॉल्ट होगा वो आपका रह जाएगा। तो आप बॉइलिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों सही है। डिसेंटेशन का यूज़ नहीं किया जा सकता है, डिसेंटेशन का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता मैं आगे बताऊंगा भी। और फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं आप, कैपिलरी के थ्रू, आप फिल्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वाटर को हला, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका क्या, आपका वाटर तो बाहर आ जाए, सॉल्ट बच जाए, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस का भी यूज़ किया जा सकता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है। डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं, पहला जो मेथड है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या होता है, किसी को भी किया जा सकता है, पर होना ये चाहिए, देखो ऐसा नहीं हो सकता। देखो डिस्टिलेशन किस प्रोसेस में यूज नहीं होता, मान लो दो सब्सटेंसेज हैं, मान लो एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस आपका बी, मान लो ये दोनों सब्सटेंस है, ये दोनों आपके मिले हुए हैं। अगर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, मान लीजिए इनका बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि होगा क्या, जैसे आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुलाओगे दोनों वेपराइज हो जाएंगे। तो वहाँ पे नहीं, बहुत जरूरी है कि आपका जो ये ए है और बी का जो आपका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके आप डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हो। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके। जैसे सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, तो इनका अलग अलग है, दो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो आप डिस्टिलेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ द यूजर ऑफ डिस्टिलेशन इंक्लूड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल, यहाँ पे किया जा सकता है, डिसैलिनेशन हो सकता है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग होती है जैसे मैंने बताया था, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंसेस क्या हो जाता है आपका, निकाल दिया जाता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होता है, आपका डीजल का अलग होता है, सभी चीज़ का अलग अलग होता है। एंड मेकिंग द लिक्विफाइड गैसेज फ्रॉम द एयर। अच्छा, फिर आता है बॉइलिंग। इट इज द प्रोसेस, सबसे आसान प्रोसेस है आपकी बॉइलिंग प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू द वेपर व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। The change from a liquid phase to a gaseous phase occurs when the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure exerted on the liquid. फिर आता है डिसेंटेशन।
इट इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर बाय रिमूविंग अ लिक्विड लेयर। अब इसमें देखो सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को, सेपरेट किया जा सकता है पर अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेटेड हो जाते हैं पर एक लेयर बनती है सबकी, ऐसे लेयर बन जाती है इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि अगर वाटर और किसको मिक्स करोगे, वाटर और ऑयल को मिक्स करोगे तो वाटर सरफेस नीचे आ जाएगा और ऑयल सरफेस कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, कम होती है ऑयल की। अच्छा लिखा लिक्विड लेयर दैट इज फ्री ऑफ द पार्टिसिपेटेड और द सॉलिड डिपॉजिटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। द पर्पज मे बी टू ऑब्टेन अ डिसेंट लिक्विड फ्री फ्रॉम द पर्टिकुलेट्स और टू रिकवर द पार्टिसिपेट। फिर आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड्स। देखो ये सॉलिड को लिक्विड से क्या कर सकता है, या गैसेस से अलग कर सकता है यूजिंग अ फिल्टर मीडियम। आसान होता है दैट अलाउ द फ्लूइड्स टू पास थ्रू बट नॉट द सॉलिड। तो वो क्या करता है कि फिल्टर का आपका यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका जो फ्लूइड पार्ट है वो तो चला जाता है नीचे, पर जो सॉलिड पार्ट है वो ऊपर बच जाता है। अगली होता है द टर्म फिल्ट्रेशन अप्लाइज वेदर द फिल्टर इज मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल, किसी भी तरीके का हो सकता है। द फ्लूइड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। अच्छा एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आती है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपने आरओ सुना होगा ना, ये आपका वाटर प्यूरीफायर में लगता है। एक्चुअल में हमारे अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर ये नेचुरल जो आपका क्या होता है कि जैसा कोई जो बोला जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, एक होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है कि जैसे आपका कोई कैसा है, मान लीजिए आपका क्या क्लीन वाटर है ना, क्लीन वाटर है तो मेनली क्या होगा, जैसे बारिश वगैरह हुई या कुछ भी हुआ तो क्लीन वाटर किस में चेंज करेगा, आपका मडी वाटर में चेंज करेगा। ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस होती कि नहीं होती, मडी वाटर में चेंज कर देगा, ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। पर अगर उल्टा करना है, अगर उल्टा करना है तो इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपका कोई भी मडी वाटर है या सॉल्ट वाटर, जैसा आपने देखो जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे तो नदियाँ बहती नहीं है मेनली, तो वो क्या करते हैं उनको पीने का पानी कहाँ से करते हैं, तो वो जो आपका सलाइन वाटर होता है ना, सी का जो सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है उसको क्या करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, एक आपकी सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू गुजारते हैं, ठीक है ना, प्रेशर जनरेट किया जाता है और जिससे क्या होती है कि जितनी भी आपकी क्या इम्प्योरिटीज है वो हट जाती है और आगे जो पानी बचता है वो कैसे बचता है, आपका क्लीन वाटर बचता है। तो वहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। भारत में भी जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे मुंबई हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पर इस प्रोसेस को करने की कोशिश की जा रही है, पर ये थोड़ा महंगी होती है आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। इज अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दैट यूजेज अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, देखो मैंने बताया था, to separate the ions, unwanted molecules and the larger particles from the drinking water. अच्छा आगे लिखा हुआ distillation, boiling and the filtration, reverse osmosis are helpful to separate the mixture of the salt and water. Descentation only separate insoluble solids. ये क्या कर सकता है, जो insoluble है, जो आपस में मिलते नहीं है, उनको सेटल कर सकता है on the bottom। मैंने जैसे बताया था इनसॉल्युबल कौन सा, वाटर ऑयल, ये आपका मिलते नहीं, जबकि सॉल्ट और वाटर मिल जाते हैं, आप मिलाएंगे तो मिल जाएगा। आप आप क्या करोगे, शुगर और वाटर को मिलाएंगे मिल जाएगा, पर डिसेंटेशन में ये नहीं होता। डिसेंटेशन होता है सिंपल से इनसॉल्युबल होंगे, एक दूसरे से मिक्स ही नहीं होंगे तो वो आ जाते हैं। दस इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। तो आंसर जो बन जाएगा जो इसके लिए यूज नहीं होता वो होता है डिसेंटेशन। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है। यहाँ पे एक ऐसा आपका मिक्सचर है जो मिला हुआ है, पर जैसा मान लीजिए यहाँ पे वाटर और सॉल्ट ही मिला हुआ है, वाटर प्लस सॉल्ट है, तो इसको क्या करेंगे, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बर्नर है आपका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा। वाटर वेपराइज्ड होगा तो यहाँ पर आपका कंडेंसर लगा, ये कंडेंसर क्या करता है, इसे ठंडा करता है। कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता है। ठंडा करेगा तो आपका जो पानी, देखो पानी तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ जो बचेगा आपका ओके बचेगा, सॉल्ट बचेगा, और यहाँ से कंडेंसेशन होकर आपका जो आप कंडेंसेशन किस तरीके से किया जाता है, कोल्ड वाटर के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ से कंडेंसेशन लगा दिया, मतलब उस वेपर को फिर से ठंडा करना है, और ये वो वेपर यहाँ से घूम के कहाँ जाएगी, इस वाले से बाहर आ जाएगी, बात समझ में, और बाकी का सब्सटेंस आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, मतलब सॉल्ट अलग हो जाएगा और आपका वाटर अलग हो जाएगा। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट याद रखना, डिस्टिलेशन प्रोसेस वहाँ पे यूज होती है जब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सब्सटेंस के क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो क्या होंगे आपके सब्सटेंसेस के अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, बस तभी हो सकता है, वरना नहीं। नहीं तो होगा कि जैसे बर्नर के थ्रू क्या किया, इसे गर्म करने की कोशिश की, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों उड़ जाएंगे ऊपर। तो ये याद रखना आपने कि डिफरेंट आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्या होना चाहिए, आपका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए सब्सटेंसेस का। अच्छा नेक्स्ट आता है, ये तो सबसे आसान है, फिल्टर है। ये फिल्टर लगा रखा है, ऊपर से आपने कोई भी यानी मिक्सचर डाला तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो यहाँ पे टिक जाएगा और बाकी का जो आपका लिक्विड पार्ट है वो इधर आ जाएगा। तो इसे भी अलग कर सकते हैं। तो जो सॉल्ट के आपके जो क्रिस्टल्स होंगे, सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, वो यहाँ आ जाएगा, बाकी वाटर इधर आ जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं।
ये डिसेंटेशन, डिसेंटेशन में मैंने वही बताया था, देखो ये स्टॉक कॉक लगी हुई है, तो वाटर जो होता है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। कैरोसिन ऑयल ये बीच, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये सेपरेटिंग, ये तो फनल है। तो मैंने जैसा बताया ना, डिसेंटेशन क्या होता है, जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, आप किसको मिक्स नहीं कर सकते, इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कैरोसिन को मिक्स नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो ये इनसॉल्युबल के लिए आता है, सॉल्युबल के नहीं आता डिसेंटेशन प्रोसेस। तो ये आपने याद रखना है डिसेंटेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या आपका पानी है, ये सेडिमेंट है जो अलग ही है कुछ, ठीक है ना, अलग है। जैसे आप मानो जैसे आयरन के कुछ पीसेज हैं, आयरन के क्या आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको वाटर में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से आप देख सकते हो, बस अलग तो कर सकते हो ना, देखो हो तो अलग सकता है, इसमें भी तो अलग है। आपने वाटर को नीचे खींच दिया, बाकी क्या बच जाएगा, ऊपर ऑयल बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलग हो सकता है, पर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज के लिए होता है, सॉल्युबल की नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, 36 बार पढ़ा दिया। माइंस एक्ट इसी साल का, माइंस एक्ट भी कब है, इसी साल का है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। 48 का क्या आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उससे पहले 1881 का था, तो ये जरूर आप याद करिए। तो लिखा हुआ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच द 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड, 20 और मोर पर्सन, 50 और मोर, 100। तो ये मैंने पढ़ा दिया था, 20 या 20 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज होने चाहिए। और मैंने थिएटर के लिए पिछले लेक्चर में पढ़ाया, थिएटर में कितना होना चाहिए, अगर थिएटर अगर है आपका थिएटर है तो वहाँ पे कितना 5 या 5 से ज़्यादा है। तो आपने इतना याद रखना है कि फैक्ट्रीज वगैरह के लिए इतना हो जाता है आपका, 20 और मोर पर्सन होते हैं। तो देख लेते, देखो अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग होंगे तो 20 और 20 से ज़्यादा के लिए आपका ये काम करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और अगर थिएटर वगैरह के एम्प्लॉयज हो तो 5 और उससे ज़्यादा है के लिए होगा, क्योंकि थिएटर में ज़्यादा लोग होते नहीं काम करने वाले, तो 5 और 5 से ज़्यादा है तो वहाँ पर एक काम करेगा। तीसरी कंडीशन, एंड अदर इंडस्ट्रीज मेंशन इन द शेड्यूल फर्स्ट, तो उसके लिए क्या है कि अगर इन दोनों को छोड़कर है तो शेड्यूल फर्स्ट में डाले गए ईपीएफ एक्ट के। लेकिन वंस द एक्ट इज अप्लाइड टू एन एस्टेब्लिशमेंट इट शैल रिमेन द एप्लीकेबल इवन इफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन फॉल्स बिलो द 20। एक बार अगर अप्लाई हो गया उस इंडस्ट्री पे या उस बोल सकते हैं उस फैक्ट्री में, तो उसमें अगर एम्प्लॉयज की संख्या घट भी जाती है ना, तब भी एप्लीकेबल होगा उसके लिए। इट अप्लाइज टू द ऑल द एम्प्लॉयज हुज वेजेस बेसिक डीए इज लेस देन 15,000 पर मंथ। उस समय जो था 1952 में, उस समय ये किया गया था जिनकी सैलरी क्या आपका 15,000 पर मंथ से क्या है कम है, उनके लिए रखा गया, जिसमें आपका बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंसेस आपका क्या होता है इंक्लूडेड होता था। तो ये आपने याद रखना, उस समय कितना था, 15,000 था। आगे लिखा हुआ द एक्ट एंड द स्कीम फ्रेम्ड देयर अंडर हैव बीन स्ट्रक्चर्ड एज सेल्फ अप्लाइंग एंड द एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द कंप्लेंट्स ऑफ देयर ओन। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्कीम फ्रेम्ड अंडर इट आर, अब कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है 1952 ईपीएफ, दूसरा आता है आपका एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ईडीएलआई स्कीम 1976, और तीसरा आता है आपका एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये तीनों आपने कवर करने इसके अंतर्गत। तो प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आपका 1976 और आपका पेंशन स्कीम 1995। तो लिखा हुआ द एम ऑफ दीज स्कीम is to inculcate the among workers a spirit of the saving and उनका अच्छा इस एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्यों होता है, ये सिंपल सा काम है कि आपकी जो जानते हो ना, जैसे ग्रॉस सैलरी होती है, क्या होती है ग्रॉस सैलरी होती है, तो ग्रॉस सैलरी होती है मान लो 50,000 है, तो हाथ में ग्रॉस पूरी 50,000 तो नहीं मिलती, नेट मिलती है, नेट कितनी मिलेगी 38-40,000 के आसपास मिलेगी, बाकी तो आपका क्या होता है जितने फंड डीए टीए सब ये कट जाता है आपका, ये सब वगैरह में कट जाता है। तो ईपीएफ भी क्या कर देता है, काट देता है। ये कब के काम आता है, ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ टैक्सेस वगैरह कट रहे हैं, ये सिर्फ ये है आपका टैक्सेस वगैरह तो आप दोगे सैलरी पे जिसका लगता होगा, पर ये क्या होता है जब आदमी रिटायर होता है ना तो उसके बाद उसे पेंशन पैसा दिया जाता है, बात समझ में, और उसे क्या मिलता है, उस पैसे पे उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, ये आपने याद रखना है। द एम ऑफ दिस स्कीम तो मैंने बता दिया, एनकरेज द एम्प्लॉयज टू सेव अ पोर्शन ऑफ देयर प्रेजेंट अर्निंग फॉर द फ्यूचर। ईपीएफ स्कीम डील्स विद द रिटायरमेंट सेविंग, याद रखना ये किससे रिलेटेड होता है, रिटायरमेंट सेविंग से रिलेटेड होता है। आगे लिखा हुआ डील्स विद द पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन, एक तो रिटायरमेंट के टाइम पे सेविंग्स तो मिलेंगी आपका, पेंशन वगैरह जो अब शायद से बंद हो गए पर आप करा सकते हैं, पेंशन वगैरह का झोल हो सकता है, पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था 2000 के बाद से जितने भी आपके लगे उनके लिए बंद कर दिया था आर्म फोर्सेस को छोड़कर। नेक्स्ट आता है ईडीएलआई स्कीम डील्स विद द रिलीफ टू द फैमिली। ईडीएलआई जो आपका देखो इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो ये फैमिली को देती है, मान लो कि अगर किसी मेंबर ऐसे मेंबर की जो क्या करता था कमाता था फैमिली में, तो अगर वो उसकी मौत हो जाती है किसी भी कारण, तो उसकी फैमिली को किस तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा, ये ईडीएलआई आपका क्या करता है, इंश्योर करता है। बेनिफिट्स ऑफ द एक्ट देख लेते हैं, तो ये देख लीजिए, टैक्स फ्री सेविंग विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ द 8%। याद रखना ईपीएफ जो देता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो देता है आपका, ये हमेशा याद रखना क्योंकि किसी का पेपर है आपका ईपीएफओ का, तो ऑर्गेनाइजेशन याद रखना कि 8% से ऊपर ही आपका क्या इंटरेस्ट रेट है अभी,
If you withdraw your PF after the 5 years or the after maturity, then you are not liable for any taxes. अगर आप 5 से अधिक साल के बाद क्या करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड जब हो जाता है आपके प्रोविडेंट फंड का, तब पैसे निकालते हैं, तो आपको कोई टैक्सेस देने की जरूरत नहीं होगी उसमें। फिर लिखा हो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट विद द फुल ईपीएफ एंड द ईपीएफ फॉर अ मिनिमम ऑफ द 10 years सर्विसेज। अगर आपको पूरे बेनिफिट्स लेने हैं तो कम से कम 10 साल की आपकी सर्विसेज होनी चाहिए। इन इमरजेंसी सच एज द डेथ, मैरिजेस, लोन, यू कैन विड्रॉ योर पीएफ फंड। अच्छा, आप कब कब कर सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मौत हो गई, या फिर शादी के लिए, या फिर लोन के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोविडेंट फंड को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इन केस ऑफ द लॉस ऑफ द इनकम ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इफ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर द 2 months, देन यू कैन विड्रॉ योर पीएफ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कारण से बेरोजगार हो जाता है और उसे अगले 2 महीने के लिए कोई जॉब नहीं मिलती, तो भी वो अपना पीएफ को क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ये पिछले मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। EDLI स्कीम प्रोवाइड द रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स इन द केस ऑफ द सडन डेथ, ये बता दिया। आगे लिखा हुआ है विद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एक होता है आपका, नाउ यू कैन ट्रांसफर द ईपीएफ फ्रॉम द योर ओल्ड टू न्यू एम्प्लॉयर इजीली। तो ये आप याद रख सकते हैं कि सबके लिए क्या बनता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसफर करने में ईपीएफ को आपका क्या होता है, कठिनाई नहीं होती है। आगे लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन रेट्स आर डिवाइडेड बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर एंड दे आर द फॉलोइंग। अब एक चीज याद रखना कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये होगा, देखो कि अगर एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, तो उसे 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। मान लीजिए 100 रुपये कमाता है महीने का, तो 12 रुपये उसे ईपीएफ में डालने पड़ेंगे। अब समझ में आ गया, 12 रुपये। और जो एम्प्लॉयर होगा, जो नौकरी पर रख रहा है, तो उसे कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने बिहाफ से, उसे करना पड़ेगा 13.15% उस 100 रुपये का। तो कितना हो गया, 13.15 रुपीज़। ये आपका कौन करेगा कंट्रीब्यूट, ये करेगा इसके लिए कौन, एम्प्लॉय के लिए कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, इनटू द ईपीएफ, ईपीएस एंड द EDLI। ये आपने याद रखना है। तो लगभग कितना हो जाता है, 25% के आसपास जाता है, 1/4 हो जाता है। आगे लिखा ऑल्सो द 0.65% ऑफ द 13.15 आर चार्ज एट द ईपीएफ एडमिन चार्जेस। अच्छा, इसमें एडमिन चार्जेस कितना लगता है भाई, 0.65 है, जो कम से कम आपका 500 रुपये तक तो होगा। ये भी याद रखना आपने, 0.65 का आपका क्या एडमिन चार्जेस है, तो ये याद रखना। और ये 500 रुपये से कम नहीं हो सकता। दे आर पेड फॉर द पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये भी कौन देगा, आपका एम्प्लॉयर देगा, जिसने नौकरी पर रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आता है व्हेन एन एम्प्लॉय इज 58 प्लस ऑफ द एज, देन हिज ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इज मूव टू द ईपीएफ। याद रखना, जो आपका क्या होता है, 58 साल से ज़्यादा हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट स्कीम जो होती है वो सीधे चल जाता है आपका किसमें, फंड में चला जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर द सम बिजनेस where employees contribution rates is 10% instead of the 12% and the employees contribution also less, they are। अच्छा, कुछ ऐसे आपके सेक्टर है जहाँ पर आपको 12% नहीं देना होता, आपका लगभग 10% के आसपास होता है, और एम्प्लॉयज को भी आपका 13.15% के आसपास नहीं देना होता है, उससे कम होता है। तो ऐसे कौन कौन सी जगह है, जैसे आपका दे आर द बिजनेस विद द वॉलंटरी कवरेज विद लेस देन द 20 एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ। अगर जहाँ पर 20 लोगों से क्या है, कम है स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर ये हो सकता है। ऐसे बिजनेस है जो क्या है, सिक बिजनेस। सिक बिजनेस मतलब जो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, घाटा खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या छूट दी जाती है। अ बिजनेस वेयर द फाइनेंशियल ईयर लॉस इज ग्रेटर देन द इक्वल टू द नेटवर्थ। मान लीजिए किसमें जा रहा है, अब यहाँ पे लिखा हो ना, फाइनेंशियल ईयर जो लॉस है वो ज़्यादा है नेटवर्थ से, वो हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे जैसे आपका क्या आ गया, जूट, कॉयर आ गया, ब्रिक आ गया, ग्वालग्राम आ गया, तो इससे रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर भी क्या है, ये कम है। अच्छा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज द सीईओ ऑफ द बोर्ड। याद रखना कि इनके लिए आपका सीईओ होता है कौन, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का कमिश्नर। डिस्प्यूट सेटलमेंट फॉर द पार्टीज इज एन प्रोवाइडेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो मैंने बताया था आपका कि डिस्प्यूट सेटलमेंट किसके थ्रू देखा जाएगा, जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, तो उसके थ्रू देखा जाएगा। तो ये आपने पढ़ लेना है। तो सारे मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। मेन आपने पूरी चीज़ें नहीं लिखनी। कई यानी कि कई क्वारीज आ रही थी मुझे, टेलीग्राम पे आ रही थी, यूट्यूब में आई है, तो वो पूछ रहे थे सर पढ़ना किस तरीके से, इसका पढ़ना किसी भी तरीके से। मैंने बताया था थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो अलग ही जाता है। आपकी क्या आती है, मैंने बताया जैसे इसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको सारा कवर नहीं करना होता। मीडिएवल पूछता नहीं है, एंशिएंट पूछता नहीं है, वो चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री में, और मॉडर्न हिस्ट्री को कनेक्ट करेगा इंडस्ट्रियल लेबर से। मतलब क्या करेगा, जो आपके क्या आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ना, उससे भी कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि आपने इसको पढ़ना है, उसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपने क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल लेबर लॉस पढ़ने हैं, सोशल सिक्योरिटी लॉस पढ़ने हैं, आपने कनेक्शन पढ़ना है इंडिया का किसके साथ, आईएलओ के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपने अपनी मैथ्स ठीक ठाक करनी। मैथ्स मुझे लग रहा है ज़्यादा कठिन पूछेगा, इंग्लिश भी ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा। थोड़ा सा अलग कौन सा जाएगा, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ जाएगा जो पढ़ा रहा हूँ, और सोशल सिक्योरिटी आपका अलग से जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लेना बस, ठीक है ना। पूरे नोट्स तो नहीं लिखना, जहाँ पे जितनी यहाँ पे चीज़ें लिखी वो सारी चीज़ थोड़ी पकड़नी। आपने पूरा लिखते चलोगे तो तब तो हो गया। फिर आपने मेन पॉइंट लिखने, जितने भी आपने यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए, ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए, ठीक है ना, कलर में लिखे हुए हैं, तो वो सारा आपने नोट करना है। अरे 36 बार पढ़ा चुका हूँ, अगर आप नहीं भी लिखोगे, केवल वीडियो देख लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जब आपका आया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कब का है? 1948 का। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब का है? 1948 का। ये कनेक्ट करो भाई। तो रेज द मंथली वेजेस लिमिट फ्रॉम, तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है ये 2017-2019 में हुआ है। बात समझ में? 1948 का जो था, तो इसमें क्या था उस समय, कितना था आपका? 15,000 था कि नहीं था? 15,000 के आसपास था। तो इसको अब कितना कर दिया गया बढ़ा के? तो इसको बढ़ा के कर दिया गया 21,000। ये आपने याद रखना है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में, तो मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। देखो लिखा हुआ है द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ द 1948 मेड 2 चेंजेस। लिखा हुआ वन, इट रेज द मंथली वेजेस लिमिट टू द 21,000 फ्रॉम द प्रीवियस 15,000 विद द इफेक्ट ऑफ द 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 से क्या किया गया है कि जो आपका मंथली वेजेस लिमिट होगी वो कितनी होगी? 15,000 को से बढ़कर अब कितनी होगी? 21,000। ठीक है ना, इंश्योरेंस के लिए। सेकंड जो चीज थी उसमें था रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना था? जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन था उसे कम कर दिया गया है। 6.5% आपका रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन होता था इंश्योरेंस में, उसको कम करके 4% पे ला दिया गया है। ये कब का अमेंडमेंट है? 1 जुलाई 2019 का। तो एक 2017, एक 2019। तो याद रखना 2017 में 21,000 कर दिया गया था, 2019 में यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 से घटा के कितना कर दिया गया था? आपका 4% कर दिया गया था। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। तो 21,000 एंड 4%। आगे लिखा हुआ देखो, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ द 1948। तो क्या लिखा हुआ देखो, it was the first major legislation on the social security for the workers in the independent India. The act gave the effect to the provision of the directive principle as provided in the article 31 and 41. 39 और 41 की बात करेंगे तो मैंने बताया था आपका जो 39 है, कई बार बता चुका हूँ, ये आपकी पॉलिसी से रिलेटेड है कि पॉलिसी किस तरीके की बनाएगी, कौन स्टेट किस तरीके की पॉलिसीज आपकी जनरेट करेगी, ये प्रिंसिपल पॉलिसी से रिलेटेड है। जबकि मैंने आर्टिकल 41 बताया था ये आपका राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क याद रखना है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका क्या है? डीपीएसपी में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट की क्या बनती है? लिएबिलिटी बनती है। ये आपने याद रखना है। आप इनके लिए याद रखना, डीपीएसपी कैसे होते हैं? नॉन जस्टिसेबल होते हैं। पढ़ा होगा अगर थोड़ा बहुत भी आपने, देखो क्योंकि पॉलिटी भी आती है ना, तो डीपीएसपी याद रखना, डीपीएस में नॉन जस्टिसेबल होते हैं। नॉन जस्टिसेबल मतलब कि इनके लिए आप कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, या सॉरी कोर्ट में नहीं जा सकते। कैसे? बोल के मुझे काम नहीं दिया जा रहा, जाओ बोल के। कहाँ पर? जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कहाँ जा सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसेबल। आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं भाई, कि मेरे अधिकारों का क्या हो रहा है? आपका अधिकारों को खत्म किया जा रहा है या उनका क्षरण हो रहा है, इस तरीके से बोल सकते हो। पर डीपीएसपी के लिए नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी आती है, मान लो जैसे मैं कंपैरिजन कर देता हूँ आपका, किसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ? वेस्ट बंगाल का, और किसका कर रहा हूँ? बिहार का। वेस्ट बंगाल के पास अगर बोलो, वेस्ट बंगाल के पास मान लो कि कलकत्ता क्या मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन है। अब बिहार के लोग भी बोलेंगे जी हमें तो मेट्रो ट्रेन चाहिए, ये मेट्रो ट्रेन के अंदर पश्चिम बंगाल के लोगों के पास तो है, ये क्या चले जाएंगे कोर्ट के पास? नहीं। ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होती हैं, पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। तो वो याद रखना आपने, कभी भी अगर पूछा जाता है डीपीएसपी जो आती है आपकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ठीक है ना, जो हमने कहाँ से ले रखी है? आई थिंक नीदरलैंड से ले रखी है डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से बोरो कर रखे हैं। तो याद रखें नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है ना, तो 39 याद रखना पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, और 41 आपका किससे रिलेटेड? राइट टू वर्क है। ठीक है ना, इतना आपने याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो आर्टिकल 36 to 51 तक आपके क्या जाते हैं? डीपीएसपी जाते हैं। आगे लिखा, इट मेक सर्टेन सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन टू काउंटर बैलेंस और नेगेट any distress in the such a situation to the person under the section 212 of this act. It is applicable to all factories and the establishment in the area employing the 10 or more employees. याद रखना किसके लिए आता है? आपका 10 या 10 से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ के लिए आता है। फिर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, वहाँ पे 20 और 20 से ज़्यादा जानते हैं ना, कहते हैं ये इंश्योरेंस का है, ये किसका है? इंश्योरेंस का है। 10 और 10 से ज़्यादा होने चाहिए आपके पास। क्या? जैसे यहाँ पर देखना कि इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था 20 या 20 से ज़्यादा, ये किसके लिए था आपका? ये तो ईपीएफ के लिए था ना। कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये चीज़ें तो नोट करनी है आपने, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर जो लिखा इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग 20 और 20 से ज़्यादा होना चाहिए, किसका बोलता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का बोलता है। और यहाँ पे क्या स्टेट इंश्योरेंस एक्ट चल रहा है आपका, जहाँ पर कितना आपका कितना 10 या 10 से ज़्यादा है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, इनको जरूर नोट कर लेना। द एक्ट इंक्लूड द मेडिकल एंड द केयर फैसिलिटीज फॉर एन इंश्योर्ड पर्सन एज वेल एज द डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ हिज हर फैमिली। अच्छा, it also includes the medical cover for the some specific illness with the cash benefits. It covers the 70% of the employee's wages until the 91 days. But to avail this benefit, the worker is required constituting at least the 78 days work for the 6 month. तो बोल रहा है कि आपको 91 डेज तक काम करना होगा, कम से कम वर्किंग डे होना चाहिए। पर ऐसा बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं? 70% है, पर बोल रहा है कि अगर आपने 78 दिन भी काम किया है पिछले 6 महीने में,
तब भी आप इसके अंदर कवर हो जाएंगे। वेरियस बेनिफिट्स क्या क्या है भाई, देखो इंश्योरेंस के कितने, देखो कितने बेनिफिट्स हैं। मेडिकल बेनिफिट्स आ जाते हैं, सिकनेस का आ जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स आ जाते हैं किसके लिए, फीमेल्स के लिए, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स आ जाते हैं, डिपेंडेंट्स आ जाते हैं आपके, फ्यूनरल आ जाता है, रिहेबिलिटेशन आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। देयर इज अ स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइडेड फॉर द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द एक्ट फॉर द मैटरनिटी लीव। अभी 2019 में फिर से अमेंडेड हुआ, मैंने बताया 24 से 26 कर दिया गया था, पहले 20 था, फिर 24, फिर 26, इस तरीके से किया गया। लीव्स और एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू, द पीरियड ऑफ द मैटरनिटी लीव मैंने बताया था 26 वीक कर दिया गया है विद द 1 मंथ एक्सटेंशन, और कितना 1 मंथ के एक्सटेंशन के साथ आप 4 हफ्ते और ले सकते हैं, 30 वीक आपके हो जाएंगे। इन केस ऑफ द डेथ एंड द डिसेबलमेंट देयर इज द प्रोविजन ऑफ द मंथली पेमेंट टू द एम्प्लॉयज और टू हिज डिपेंडेंट। तो किसको दे दिया जाएगा, अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो फैमिली के पास आ जाती है। याद रखना कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सर्विस थी, मान लीजिए तो 20, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 साल का है, एज कितनी उसकी 40 साल है, और उसकी सर्विस 60 साल तक की थी, और उसकी मौत हो जाती है, तो ये 20 साल की मिलेगी सैलरी, पूरी मिलेगी घर वालों को, बात समझ में। उसके बाद पेंशन भी मिलने लग जाएगी, फैमिली पेंशन, जो क्या होती है नॉर्मली किसके नाम पे होती है, पत्नी के नाम पे होती है। तो ये आपने याद रखना है, ये नॉर्मल चीज़ है। अगला, दिस स्कीम ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दैन एन अनएम्प्लॉयड पर्सन हु विल गेट द 50% ऑफ हिज लास्ट सैलरी। तो ये किसके लिए भी है भाई, जो आपके अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा, जिसको कितना मिल रहा है 50% ऑफ लास्ट सैलरी, जिसने क्या किया है, लिया अपना, प्रोवाइडेड दैट इज डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज हर लास्ट एम्प्लॉयर दैट स्टेबलाइज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। याद रखना इसी एक्ट के थ्रू आपका क्या था, 48 का जो आपका एक्ट है, इसके थ्रू आपका कॉर्पोरेशन भी क्या बनाया गया, एंड ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट। जानते हैं आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है आपका कौन सा एम्प्लॉय, ये तो आसान है, पर अभी आपके कौन है मिनिस्टर, तो ये आते हैं कौन, संतोष कुमार गंगवार, इनका नाम याद रखना, ये आपके लेबर मिनिस्टर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गंगवार। कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कहाँ है, बरेली, बरेली यूपी। इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द लीगल एंटिटी। आगे क्या लिखा हुआ भाई, आगे लिखा हुआ है, फॉर द एम्प्लॉयज अर्निंग 21,000 और लेस पर मंथ द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 3.25%, द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू द 0.75%। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा भाई, जो आपका नौकरी दे रहा है 3.25, क्योंकि मैंने बताया था ना 6.5% से 4% आपका कर दिया गया है। तो 3.25% ये मैं पहले लेक्चर से बताते हुआ रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 3.25 और जो कर्मचारी होगा एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 0.75 होगा, टोटल शेयर हो जाएगा 4%। दिस फंड इज मैनेज बाय द ESIC, जो आपकी कॉर्पोरेशन है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द एक्ट। सेक्शन आपका 75 आता है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस कोड टू एडजुकेट द डिस्प्यूट ऑफ द क्लेम रिलेटेड टू एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 9। जैसे याद करिए सेक्शन 75 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो कौन आपका सेटल होगा, तो वो होगा आपका एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट आपकी करके सेटल करेगी। आगे लिखा होता है लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द एक्ट मेड 2 चेंजेस। वन कौन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया भाई, एक आपका मंथली वेजेस लिमिट है वो 21,000 कर दी गई 15,000 से, जो 2017 में की गई थी। दूसरा आपका रेट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन उसे कम कर दिया गया 6.5% से 4% कर दिया। याद रखना एम्प्लॉयर का कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन 3.25% है, एम्प्लॉय का कितना है 0.75%। ये पेपर में पूछा जाएगा, और ये कब से किया गया, 1 जुलाई 2019 से किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कितना टाइम हो रहा है यार, इसे काफ़ी बड़ा हो गया, पर चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और चलते हैं आगे। तो लिखा इफ अ पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद मोर देन द 1,000 वर्कर्स हिज सैलरी पेड हिज वेजेस सैलरी पेड। अब याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि 2 कंडीशन बनेंगी, एक तो बनेगी मोर देन 1,000 के लिए, और एक बनेगी 1,000 और लेस देन या अप टू 1,000 के लिए। तो अगर 1,000 से आपके क्या होता है, अगर एम्प्लॉय ज़्यादा है तो उनको सैलरी कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1 मार्च को लगा जॉब, 1 मार्च को किसी भी साल के, मान लीजिए 2021 है, 2022 है, तो उसको सैलरी कब तक मिल जानी चाहिए, अगर उस कंपनी में या उस फैक्ट्री में आपके या उस इंडस्ट्री में आपके 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो उसको सैलरी मिल जानी चाहिए अगले महीने के 10 तारीख तक, 10 अप्रैल तक उसकी सैलरी क्लियर होनी चाहिए, 10 तारीख तक। ये आपने याद रखना है, बात समझ में आ गई। तो आंसर जो बना है कि अगर 1,000 से ज़्यादा आते हैं तो बिफोर द 10th डे ऑफ द मंथ, बात समझ में। ये नहीं कि 1 तारीख को काम कर रहा है 10 मार्च को सैलरी मिल जाएगी, नहीं, अगले महीने 10 तारीख, 10 अप्रैल को, मतलब जैसे एक काम पूरा किया तो अगले महीने के 10 तारीख से पहले पहले, वो कभी हो सकता है, एक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो मिल जाएगी उससे सैलरी। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि अगर 1,000 से कम है तो फिर 7 दिन, तब 7 दिन है, मतलब 7 अप्रैल
2022 तक उसकी सैलरी क्लियर होनी चाहिए अगर एम्प्लॉय के 1000 से कम है, तब बिफोर द 7। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाए, कंफ्यूज मत होना कि अगर 1000 से ज़्यादा है तो 10 दिन ले सकते हैं, पर 1000 से कम है तो 7 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। तो देखो पढ़ लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ द वेगस एक्ट, वेगस शैल बी पेड बिफोर द 7th day ऑफ द मंथ इफ द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद द लेस देन द 1000 वर्कर, अगर 1000 से कम है, एट द 10th day of the month if the person is employed in the establishment more than the 1000 वर्कर्स। आपके लिखा हुआ देखो इंपॉर्टेंट पेमेंट अगर देखें, द फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो पहले क्या, दिस एक्ट अप्लाइज टू द ऑल द एम्प्लॉयड पीपल ऑफ इंडिया हुज वेजेस डज नॉट एक्सीड द 24,000 रुपीज पर मंथ। ये सबके लिए जिनकी सैलरी 24,000 रुपए से के कम है। समझ में आ गई बात। दूसरा, द एक्ट इंक्लूड द सर्विसेज लाइक द ट्रांसपोर्ट, डॉक्स, माइंस, प्लांटेशन इटीसी। अ वेगस पीरियड शैल नॉट एक्सीड द 1 month। आपका वेगस पीरियड है वो 1 month से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 2-2 महीने में सैलरी मिल रही, 3-3 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर सैलरी मिल जानी चाहिए। वेगस शैल बी पेड बिफोर द 7th day ऑफ द मंथ, अगर 1000 से कम है, और 10th day ऑफ द मंथ अगर क्या है आपका 1000 से ज़्यादा है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेगस शैल नॉट एक्सीड। चलो आगे चलते हैं। अब कौन सी भाई डिडक्शन अमाउंट कितनी भाई, 75%। अगर पहले देखें, इफ द डिडक्शन इंक्लूड द पेमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आपका 75% है, और बाकी के लिए आपका कितना 50% आपका डिडक्शन देखा जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेगस। आपका जो फाइन होगा, जो लगेगा, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ द 15 ईयर्स। देख लो, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। 3% किस पे लगेगा, जो 15 साल से ज़्यादा है, बल्कि जो 15 साल का उस पर तो 3% भी नहीं लगेगा। बात समझ में आई, फाइन का टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज 3% भी नहीं लगेगा, उस पर लगना ही नहीं है। लगेगा तो आपके 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए एज, तब आपका 3% आपका क्या हो सकता है, वेगस का कट सकता है फाइन के तौर पे। An appropriate government shall appoint an authority to hear and decide the claims related to deduction and delays in the wages. Here appropriate authority means कौन आ सकता है, कमिश्नर फॉर द वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन आ सकता है, रीजनल लेबर कमिश्नर आ सकता है जिसकी मैंने बात की थी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आ सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी लेबर कोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल फॉर्म्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के थ्रू, जो आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल आपका था, उसके तहत कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकता है। जजेस ऑफ द सिविल कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आ सकते हैं। दे मे डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू रिफंड द डिडक्टेड अमाउंट, पे द डिलेड वेगस और द कॉम्पनसेट द एम्प्लॉय। In case of the any malicious application, the authority is vested with the power to take the appropriate action. The authority can take action against the any person who willfully neglect to pay the wages by the date fixed by the authority. याद रखना, एक्शन किसके खिलाफ होगा कि अगर अथॉरिटी ने बता दिया कि भाई इस दिन को पे करना है, और अगर वो मान नहीं रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रखा है, लिखा हुआ है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, नहीं, नॉन मेटल्स सारी की सारी गैसेस तो नहीं होती आपकी। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, बिल्कुल सही है, ये सही है कि नॉन डक्टाइल आपकी तन्य मतलब कैसी नहीं होती, ये जो नॉन मेटल्स होती है ना सारी वो ब्रिटल्स होती हैं आपकी, मेनली ब्रिटल्स मतलब खुरदुरी, कुरमुरी बोल सकते हैं, यानी कि आपका टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। नॉन डक्टाइल मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे मान लो ये कोई आपका था और इसको मैंने मोड़ मार के, जैसे टिन है आपका, टिन है, उसे मैंने ऐसा मोड़ दिया, इस तरीके से मोड़ दिया, तो ये क्या बोला जाता है, ये डक्टिलिटी बोली जाती है, तन्यता बोली जाती है। टूटती नहीं है आपकी, क्या नहीं होती, टूटती नहीं है, मुड़ जाती हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं आपकी, ये मुड़ती नहीं है, टूट जाती हैं सीधे। आप इन पे लगाओ, जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्किट पे आपने हाथ लगाया तो ऐसे मुड़ेगी थोड़ी नहीं, आप बीच से पकड़ोगे तो मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, तो उसे बोलते हैं ब्रिटल फॉर्म। तो जो आपकी क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है, कैसे नॉन डक्टाइल होती है, ब्रिटल होती है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, ऑल मेटल जरूर नहीं है, आपके जितने मेटल्स हैं जरूरी सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। ब्रोमीन जो होती है वो आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है ना, सॉरी, अरे वो तो आपकी नॉन मेटल है। आपकी क्या होती है, मरकरी आपकी क्या होती है, जो आप रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, आपकी लिक्विड में आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, पूछा जाता है कि जो मरकरी है ये आपकी कैसी मेटल है, ये मेटल ऐसी है जो आपकी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे अगर देखा जाएगा, रूम टेम्परेचर आप जानते हैं किसे बोला जाता है, रूम टेम्परेचर बोला जाता है लगभग एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता है। तो ये ऐसी मेटल है आपकी जो कैसे होती है, रूम टेम्परेचर लिक्विड होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई नॉन मेटल कौन सी है आपकी, जो क्या होती है आपकी लिक्विड होती है, तो वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये याद रख लेना आप लोग रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, ऑल मेटल्स आर हार्ड, जरूरी नहीं है। तो जो यहाँ पे सही बनेगा वो बनेगा कि नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कि वो कैसे नहीं होता, तन्य नहीं होती आपकी, ठीक है ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द ऑल द थ्री स्टेट ऑफ द मैटर, वो सॉलिड्स में हो सकती है, लिक्विड में हो सकती है और गैस फॉर्म में हो सकती है। द मेजोरिटी आर द गैसेस, नॉन मेटल मेनली आपकी गैसेस में हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाती है। ब्रोमीन जो होती है आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, नॉन मेटल है। और अ फ्यू सॉलिड्स जैसे आपके कार्बन और सल्फर आ जाते हैं, ये सॉलिड्स में आ जाते हैं आपके। मेटल्स की अगर बात करें, लस्ट्रस होते हैं, मिलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। देखो मेटल्स की कंडीशन क्या है भाई, लस्ट्रस होंगे, चमकीले होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, ठीक है ना, तन्य होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। और गुड कंडक्टर मतलब जैसे लोहा होता है, आप आग लगाओ जरा नीचे से, हीट दो जरा, गर्म हो जाएगा तुरंत। और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, तुरंत करंट पकड़ लेते हैं। अदर प्रॉपर्टीज इंक्लूड द स्टेट मेटल्स आर द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर विद एक्सेप्शन, याद रखना कि जितने मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं आपके क्या, रूम टेम्परेचर पे। बस एक मरकरी आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, गैलियम इज द लिक्विड ऑन द हॉट डेज। याद रखना गैलियम एक ऐसी धातु होती है जो गर्मियों के टाइम पे आपके ऐसे हो जाती है, लिक्विड में आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से लिख लेना। गैलियम एक ऐसी धातु है जो गर्मियों के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे नहीं, गर्मियों के टाइम पे आपके ऐसे लिक्विड हो सकती है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, याद रखना, एक्सेप्ट द सोडियम, सोडियम आपकी नहीं होती है। ये आता है ना, सोडियम एंड पोटेशियम विच आर द सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ये आपको आसानी से कर सकते हो। कई कई बार पूछा जाता है कि बताइए कौन सी ऐसी मेटल्स है जो कैसे होती है आपकी, सॉफ्ट होती है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, तो वो होती है सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है ना। और मैंने बताया था ये काफ़ी ज़्यादा आपका क्या होता है, सोडियम जो होता है ये बोल सकते हैं आपका, ये एयर में नहीं रखी जाती, खुले में नहीं रखी जाती, काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक होती है। इसको रखा जाता है कैरोसिन ऑयल में, सोडियम को, ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट लिखो नॉन मेटल, जो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स, बता दिया था। और ज़्यादातर क्या होता है कि ब्रिटल्स होते हैं, बिकॉज दे आर ब्रिटल। और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ये आंसर सही हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई देखो, चमक धातुएं चमकदार होती हैं, नमनीय होती हैं, ऊष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं, ठीक है ना। अधातुएं क्या होती हैं, तन्य नहीं होती, भंगुर होती हैं, चूरा चूरा हो सकता है, मतलब बुरा बुरा निकल सकता है। ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले ने जो दी थी। तो मैं बता दूँ कि आपकी नॉन मेटल कौन कौन से, हाइड्रोजन आती है आपकी नॉन मेटल में, आपकी गैस है। उसके अलावा कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फास्फोरस आता है आपका, सल्फर आता है और सेलेनियम आता है आपका। तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका कौन सा है, ये आपका 16 यहाँ पे 15 यहाँ पे 14 ग्रुप में आता है। उसके बाद एल्कली मेटल्स आती है आपकी, और ये आपका कौन सा है, एस ग्रुप है। ये पहले जो दो आ रहे हैं कौन से ग्रुप है आपके, एस ग्रुप है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एल्कली मेटल्स की अगर बात करेंगे तो एल्कली मेटल्स आपके ये वाले आ जाते हैं, ये नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये आ जाते हैं। उसके बाद एल्कलिन एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब क्षारीय जो मृदा धातुएं आती है, उसमें कौन सी, बैरियम, मैग्नीशियम, ये सी ए, एस आर, बी ए और आर ए आ जाती हैं। बात समझिए, ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो याद रखना आपके नॉन मेटल्स आ जाती हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन, ये एल्कली जो क्षारीय अर्थ मेटल्स आ जाती हैं। उसके बाद आपका इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, तो ये आती हैं आपके पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में कौन कौन सी आ रही भाई, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मेटलॉइड्स आ रहे हैं। मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें दोनों के आपके क्या होते हैं, जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये सेमी मेटल्स होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, सेमी मेटल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया, एसबी, कई बार पूछा जाता है, इसका सिंबल पूछ लिया जाता है कि एसबी किसका सिंबल है, या एंटीमनी का सिंबल क्या, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ये आप याद रखना। टेलुरियम होता है, पोलोनियम हो जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, इनके लिए उसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था पोलोनियम की खोज के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। अच्छा आगे देखो कौन सा है, तो अब देखें तो, अच्छा ये बीच में कौन सी है, ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो बीच में आपको दिख रही हैं, ये ठीक है ना, ये वाली ट्रांजिशनल मेटल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे तो कुछ आते हैं आपके नीचे के जो आते हैं एफ ब्लॉक में आता है, इनको जो जाना जाता है, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नाम से जाना जाता है। पहला जो आपका आता है लेथेनाइट ग्रुप आता है एफ ब्लॉक में, दूसरा जो होता है आपका एक्टिनाइट ग्रुप आता है। उसके अलावा मेटलॉइड में बता चुका हूँ, ये वाली जो रेंज है आपकी मेटलॉइड की है, सेमी मेटल्स होते हैं आपके। उसके बाद आपके पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल आते हैं, ये वाले पीले कलर में। उसके अलावा आपके हेलोजन आता है जो 17 ग्रुप में आते हैं। हेलोजन आपके जैसे कौन सा आ जाता है आपका, जैसे आपका आ जाता है कौन सा, फ्लोरीन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, ठीक है ना। और आपका कौन सा आ जाता है, एटी आ जाता है, टीएस आ जाता है, ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा 18 ग्रुप में आपके कौन सा आते हैं, नॉवल गैसेज आती हैं, इनर्ट गैसेज आ जाती हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो देखो अगर मैं बताऊं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है उसमें तीन चीजें होती है, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक होता है प्राइमरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट का पार्ट होता है आपका कौन सा, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक जो लॉजिकल यूनिट आती है इसमें आपका क्या आता है, प्लस माइनस इंटू और भाग, ये सारी चीजें आ जाती हैं, कैलकुलेशन आती है मतलब इसमें, कैलकुलेशन। और जो आपका प्राइमरी स्टोरेज होती है वो कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी कौन सी, नॉन परमानेंट, ठीक है ना।
तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एंड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम जनरली कंपोज ऑफ द मेन मेमोरी कंट्रोल यूनिट द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे लिखा हुआ था इट कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल हार्ट ऑफ द इंटर कंप्यूटर सिस्टम, इट लिंक्ड इनटू द वेरियस पेरिफेरल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट कौन सा होता है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस है, माउस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर आ गया, आपका प्रिंटर आ गया, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एंड द ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स सीपीयूज कंटेंट ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप लगी होती है, आईसी चिप लगी होती है, जो आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से लगातार देखने को मिल रही है। कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर द कंट्रोल यूनिट पार्ट। अब देखो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। बात समझ में आई। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की बात करें, डू बेसिक ऑपरेशन लाइक द एडिशन मल्टीप्लिकेशन द डिवीजन वगैरह ये करता है। अब प्राइमरी स्टोरेज की बात करें, डिवाइस मीडियम दैट होल्ड अ मेमोरी ऑफ द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, कम समय के लिए, वाइल अप कंप्यूटर इज रनिंग। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये था आपका आज के 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू ईपीएफओ एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए टाइम लग गया, लगभग आपका 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लग गया, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 10 के 10। ठीक है ना, आप इसे अच्छे से करें, तैयार करें और नोट्स बिल्कुल शॉर्ट बनाएं, ज़्यादा लंबे बनाने की जरूरत नहीं, जितने शॉर्ट रख सकते हो उतना शॉर्ट करना। और नोट्स कभी किसी से मांगने नहीं चाहिए। जैसे मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर आप अपने नोट्स दे दिए, नोट्स मैंने खुद नहीं बना रखे। नोट्स जो बनते हैं वो अपने हिसाब से बनते हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये थोड़ी कि मैंने उतारना थोड़ी ना, नोट्स मतलब अपने हिसाब से बनते, कोई थोड़ी नहीं समझ सकता। किसी व्यक्ति के नोट्स होते हैं वो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता। बात समझ में, खुद से बनाइए और बेहतर बनाइए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रह सके। तो इसका जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम ग्रुप और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अब तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना, ताकि जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। अगर वहाँ पे मिस होती है, बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम पे या फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फेसबुक पे नोटिफिकेशन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे भी आप हमारे फेस को क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी को लाइक कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।